हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे कल्चर मीडिया के बारे में। ठीक है। ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक सा है, पर अभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें उसको कल्चर करना ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके कुछ भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना हो या कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें उसको कल्चर करना है। तो तो हमें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मीडिया, किस तरह के माइक्रोफोन को कौन सा मीडिया यूज़ करना है। वो मीडिया को सबसे पहले बनाते कैसे हैं, कितने तरह के मीडिया होते हैं, ये सब जानना हमें ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया। ठीक है। और लास्ट में PYQ भी है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो कल्चर मीडिया इंट्रोडक्शन। तो ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन ऑर्डर टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव टू ग्रो एंड मेंटेन देम इन द लैबोरेटरी। ठीक है। अभी उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए पहले हमें उनको ग्रो करना है और उनको मेंटेन करना पड़ेगा। प्योर कल्चर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज ये करने के लिए हम यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हम यूज़ करेंगे कल्चर मीडिया। ठीक है। कल्चर मीडिया में क्या होता है, जो भी अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स या और जो भी चीज़ें, जो कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, सल्फर, या जो भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए होते हैं, वो सब हमें कल्चर मीडिया में हम ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सब न्यूट्रिएंट्स ये यूज़ करके हमारे मीडिया में ग्रो हुए। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये कल्चर मीडिया क्या होता है। ठीक है। कल्चर मीडिया दो तरह से हो सकता है, या तो सॉलिड मीडिया होता है या तो लिक्विड मीडिया होता है। और जो ये सॉलिड मीडिया, ओके, सॉलिड मीडिया में मोस्टली हम कल्चर करते हैं पेट्री प्लेट्स में। ठीक है। और जो लिक्विड मीडिया होता है, हम उसको कोनिकल फ्लास्क या फिर हाँ, जनरली कोनिकल फ्लास्क में हम लोग ग्रो करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, जब हमारा मीडिया लिक्विड होगा। और ये लिक्विड मीडिया को हम क्या बोल सकते हैं? ब्रॉथ। ठीक है। एक मिनट। लिक्विड मीडिया को हम बोल सकते हैं ब्रॉथ। ठीक है। सबसे लिक्विड मीडिया की बजाय ब्रॉथ, बोलेंगे ब्रॉथ। ठीक है। ओके। अब ये कल्चर मीडिया किस लिए और यूज सकता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए। हमें कल्चर्स को मेंटेन करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कल्चर मीडिया ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। अभी अभी ये जो कल्चर मीडिया होते हैं, इन्हें अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग तरह से क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है। जैसे अगर हम उसका फिजिकल स्टेट के हिसाब से लें, तो वो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड कैसे बनता है? हम यूज़ करते हैं अगार। इसके बारे में लास्ट में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। ठीक है। और फिजिकल स्टेट के हिसाब से ये हो सकता है सॉलिड सॉलिड मीडिया, या तो हो सकता है सेमी सॉलिड मीडिया, या हो सकता है लिक्विड मीडिया। ठीक है। सॉलिड मीडिया में तो कैसे होता है? सबसे पहले हम एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है। हम फ्लास्क लेते हैं और जो भी मीडिया के कंपोनेंट्स है, एक एक कंपोनेंट डालते हैं और उसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है। हर एक कंपोनेंट एक बार डिज़ोल्व है, उसके बाद हम दूसरा कंपोनेंट ऐड करेंगे और इन सब कंपोनेंट्स को डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है। ये होता है। तो ये हमारा पहले बनता है ब्रॉथ। ठीक है। फिर अगर हम इसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे अगार अगार अगर अगर हम इसमें ऐड करेंगे, तो फिर ये बन जाता है हमारा सॉलिड मीडिया। ठीक है। ये हमारा बन जाएगा सॉलिड मीडिया। तो ये हमारा बन जाएगा सॉलिड मीडिया। तो इस और ये अगार अगार हम ऐड करते हैं 2% के हिसाब से। ठीक है। तो अगर हम ये अगार अगार को हम कम ऐड करें, जैसे 1% हुआ या इससे भी कम परसेंटेज में, अगर हम अगार अगार ऐड करेंगे मीडिया में, तो वो होगा हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है।
ये सेमी सॉलिड मीडिया जनरली किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू कल्टिवेट माइक्रो एरोफाइल्स, या तो फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, हमें ये देखना है कि वो मोटाइल है या नहीं, तो उसकी मोटिलिटी स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है। नेक्स्ट, मीडिया को हम उसके केमिकल कंटेंट्स के हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। किन दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं हम? एक तो उन्हें बोल सकते हैं सिंथेटिक मीडिया, या तो उन्हें बोल सकते हैं नॉन सिंथेटिक मीडिया। ठीक है। सिंथेटिक मीडिया को हम कहते हैं, हम डिफाइंड मीडिया भी कह सकते हैं। ठीक है। सिंथेटिक मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफाइंड मीडिया, और नॉन सिंथेटिक मीडिया को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो अब ये सिंथेटिक मीडिया या डिफाइंड मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है? तो इसके नाम की बेसिस पे हम कह सकते हैं डिफाइंड। डिफाइंड मतलब क्या है? इस मीडिया के सारे कंपोनेंट्स हमें पता है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट कितना जाएगा, वो हमें पता है। ठीक है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि मीडिया इन विच ऑल द uh, all the components required in how much amount is known. ठीक है। A medium in which all components are known is called as a defined media or a synthetic media. ठीक है। एक मिनट में आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ साथ में। ये देखो, ये डिफाइंड मीडिया है। ये क्या है? मीडिया का नाम है BG111 मीडिया फॉर साइनोबैक्टीरिया। ये फॉर साइनोबैक्टीरिया, ये हमें पता है कि NaNO3 को कितना अमाउंट में हमें लेना है। हमें पता है कि ये K2HPO4 कितने अमाउंट में हमें लेना है। ठीक है। तो हमें ये सब पता है कि कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में लेना है, हमें पता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि यह है डिफाइंड मीडिया। इसके सारे कंपोनेंट्स डिफाइंड है कि क्या लेना है और कितना लेना है, ये पूरा डिफाइंड है, इसलिए हम इसे कहेंगे डिफाइंड मीडिया। ठीक है। ओके। और नॉन सिंथेटिक या कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है? हमें ये नहीं पता होता कि वो कॉम्पोनेंट, जैसे यहाँ पे देखो पेप्टोन है। ठीक है। अब पेप्टोन में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, पर हमें पता नहीं है कि वो कितने अमाउंट में है और वो क्या है, वो हमें नहीं पता। हमें बस पता है कि हम पेप्टोन यूज़ कर रहे हैं इतने अमाउंट में। ठीक है। हमें पेप्टोन पता है कि हम पेप्टोन यूज़ कर रहे हैं और पेप्टोन इतने अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि पेप्टोन किससे बना है, पेप्टोन में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमें नहीं पता। और अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये क्या है? मीडिया दैट कंटेन सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ अननोन केमिकल कॉम्पोजिशन आर कॉम्प्लेक्स मीडिया। ठीक है। ये मीडिया किस लिए यूज़ होता है? अ, अगर हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि उनको क्या चाहिए, स्पेसिफिकली नहीं पता, तो अब उस वक्त हम ये वाला कॉम्प्लेक्स मीडिया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स मीडिया का एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह है न्यूट्रिएंट मीडिया और ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ और मेकॉन्ग की अगार। ठीक है। तो आप लोगों को डेफिनेशन, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया। अगर या कि हमें सारे कंपोनेंट्स केमिकल्स पता है कि किस में क्या केमिकल है, कितने अमाउंट, वो होता है डिफाइंड मीडिया। और कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है? जब हमें ये नहीं पता कि वो एक पर्टिकुलर पेप्टोन है, पेप्टोन बहुत सारी दूसरी चीज़ों से बना है, पर हमें पता नहीं कि वो कौन सी चीज़ है और वो चीज़ें कितने अमाउंट में है। हमें बस पता है कि हमें पेप्टोन लेना है इतने अमाउंट, पर एग्जैक्टली दूसरे उसमें वो किन किन केमिकल से बना है, किन और उसके और कंपोनेंट्स क्या है, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए हम उसे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। ठीक है। ओके। ठीक है। बेस्ड ऑन फंक्शन, वो मीडिया हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से मीडिया को हम इन 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। क्या है ये 4 टाइप्स? जनरल पर्पस मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। ठीक है। जनरल पर्पस मीडिया, जनरल पर्पस मीडिया का एक एग्जांपल है ट्रिप्टिक सोय मीडिया। ठीक है। या फिर न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, इसको भी, ये भी जनरल पर्पस मीडिया, मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उतना कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है इनका।
इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं जनरल पर्पस मीडिया, ठीक है। और नेक्स्ट है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया, ठीक है, नाम से देखो क्या इसका क्या मतलब हो सकता है। एनरिच्ड मतलब उस मीडिया को किसी एक कंपोनेंट से हम कोई उस मीडिया में कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो होने देगा, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं एनरिच्ड मीडिया का, मैं आपको अगर एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा, तो ठीक है। देखो एनरिच्ड मीडिया का एक एग्जाम्पल है ब्लड अगार, ठीक है। अभी हमें कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टीवेट करना है जो जो ब्लड जो आरबीसीज यूज़ करता हो, जिसको जिसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ब्लड ब्लड में जो कंपोनेंट्स है उसको उस न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स का चाहिए, या फिर वो सेल्स चाहिए, तो ऐसा, या फिर वो सेल्स पे कुछ उसका फंक्शन होता है, तो हमें ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टीवेट करना है, तो तब हम ब्लड अगार यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एक नॉर्मल मीडिया लेते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने ले लिया न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है, तो उसमें हम उस न्यूट्रिएंट अगार को हम एनरिच करेंगे ब्लड से, ठीक है, ताकि हमें हमारा ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट मिले, ठीक है। जो हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए वो ऑर्गेनिज्म पाने के लिए हम न्यूट्रिएंट अगार को ब्लड से एनरिच कर रहे हैं, ताकि हमें हमारा ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट मिले, ताकि हम उस वो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो कर पाए, ठीक है। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं एनरिच्ड मीडिया, ओके। देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार देखो, ओके, ये रहा। तो ये है एक ब्लड अगार की प्लेट, ठीक है, ये पेट्री प्लेट है, और ये इसमें ब्लड अगार है। ब्लड अगार मैंने बताया ना आपको कि कैसा है, न्यूट्रिएंट अगार होता है, और उसमें हम डालते हैं शीप ब्लड, ठीक है, शीप एकदम स्टेराइल शीप ब्लड। न्यूट्रिएंट अगार को ऑटोक्लेव करने के बाद हम उसमें डालते हैं स्टेराइल शीप ब्लड, और फिर उसको एक पेट्री प्लेट में पोर कर देते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा ब्लड अगार प्लेट। तो ब्लड अगार एक एनरिच्ड मीडिया है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार को में हम ब्लड डाल के उसको एनरिच्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनरिच्ड मीडिया किन्हें ग्रो करने के लिए यूज़ होता है, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को। ये और ये फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट हैव स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बहुत स्पेसिफिकली कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पे इन लोगों को आरबीसी सेल्स चाहिए ही, आरबीसी में कोई न्यूट्रिएंट्स है या कुछ ऐसा है जो वो सेल्स को चाहिए, वो हमारे ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट को चाहिए, ठीक है। तो ये फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स हुए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। ठीक है, एक अभी देखते आगे देखते हैं। और दूसरा मीडिया का नाम क्या है, सेलेक्टिव मीडिया, ओके। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये सेलेक्ट करता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ, मेकॉन्ग की अगार, ठीक है, ये मेकॉन्ग की अगार प्लेट है, ओके, मेकॉन्ग की अगार का प्लेट है ये, मेकॉन्ग की अगार प्लेट, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमने हमारा ऑर्गेनिज्म स्ट्रीक किया है, ठीक है। मेकॉन्ग की अगार का एक मिनट में आपको कॉम्पोजिशन दिखा देती हूँ। ये मेकॉन्ग की अगार है, मेकॉन्ग की अगार, ठीक है। इसके अंदर आप मैं जो कंपोनेंट्स बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो क्रिस्टल वायलेट है, ये क्रिस्टल वायलेट क्या करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है, और ग्राम पॉजिटिव वालों को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल वायलेट क्या है, एक ऐसा एजेंट है या ऐसा कंपोनेंट है जो मीडिया को सेलेक्टिव बना रहा है। कैसे सेलेक्टिव बना रहा है, इट अलाउज ग्राम नेगेटिव बट डज नॉट अलाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू ग्रो, ठीक है। ये सेलेक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव वालों को सेलेक्ट कर रहा है और उन्हें ग्रो करने दे रहा है, ग्राम पॉजिटिव वालों को ग्रो नहीं होने दे रहा। इसलिए ये एक सेलेक्टिव एजेंट है, मेकॉन्ग के अगार में ये क्रिस्टल वायलेट एक सेलेक्टिव एजेंट है जो अलाउ ही नहीं कर रहा ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो होने में, ठीक है। वो अलाउ कर रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो एक सेलेक्टिव एजेंट जैसा है क्रिस्टल वायलेट, ओके।
हाँ ठीक है। आगे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि कैसे मैकॉन्की अगार प्लेट सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव क्यों है? इट इज़ सेलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकॉज इट इज़ अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। और हमारा ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। मैकॉन्की मैकॉन्की अगार मीडिया, मैकॉन्की अगार जरूरी है ना, मैकॉन्की मीडिया बोल सकते हैं हम। ठीक है, मैकॉन्की मीडिया। और डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल ये भी नाम से हमें पता चल रहा है कि क्या मतलब हो सकता है इसका। डिफरेंशियल मीडिया वो है जो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करेगा। ऑर्गेन इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं मैकॉन्की। ठीक है, ओके मैं आपको फिर से ये प्लेट में दिखाऊंगी कि ये कैसे है। ओके हाँ, तो यहाँ पे ये है, ये भी है एक मैकॉन्की अगार प्लेट। ठीक है, ये किस में डिफरेंशिएट करता है? लैक्टोज फर्मेंटर्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैक्टोज को यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे पिंक कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो इस तरफ है ये सारा तो पिंक कलर। और जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकते वो बनाते हैं कलरलेस कॉलोनीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पिंक कॉलोनीज दिख रही है ये है आपके लैक्टोज फर्मेंटर्स। और ये जो कलरलेस दिख रहे हैं ये दिए है नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, मतलब ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर रहा। मतलब ये क्या है? डिफरेंशियल मीडिया क्यों कह रहे हैं हम लोग? ये मीडिया तो एक ही है और ये हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है किन में? लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, मतलब जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे ऐसे बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में हमें मदद कर रहा है, इसलिए ये एक डिफरेंशियल मीडिया भी है। ठीक है, समझ गए? एक मिनट में आपको एक कॉम्पोजिशन दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो हमारा लैक्टोज है यहाँ पे, ये लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज डिफरेंशिएटिंग एजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है। ये मैकॉन्की में ये कंपोनेंट हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा बिटवीन व्हाट? लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा हमें। ठीक है, ओके। और देखिए, और यह समझ में आ गया आप लोग को? तो एक बार लिस्ट फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। जनरल पर्पस मीडिया होता है, एक एनरिच्ड मीडिया होता है जिसपे हम लोग एक बेसिक मीडिया, एक जनरल पर्पस मीडिया को किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से हम एनरिच कर सकते हैं ताकि हमें एक कोई फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कर सके। ठीक है, और तीसरा है सेलेक्टिव मीडिया, जहाँ पे हम एक सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो होने देते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, वो है सेलेक्टिव मीडिया। और डिफरेंशियल मीडिया क्या है? डिफरेंशियल मीडिया वो है जो हेल्प करेगा दो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने में, उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो मदद करेगा हमें डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या आपको किसी डिटेल में जानना है तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हो मुझे कि आप लोगों को किसी बारे में डिटेल में चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके हाँ ठीक है, अब ये कल्चर मीडिया का मैं आपको थोड़ा सिग्निफिकेंस बता देती हूँ और क्या है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया जैसे हम लोगों ने देखा कि कल्चर मीडिया में यूज़ होता है आइसोलेट करने में ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, स्टडी करने में ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अभी हमारे पास एक सैंपल होता है, अभी हमें पता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर हमें ये नहीं पता होता कि उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब अगर वो सैंपल को स्टडी करना है और ये देखना है कि उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है,
सबसे पहले हमें उन लोगों को कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कल्चर करने के लिए क्या यूज़ होगा? कल्चर मीडिया, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बेसिक यही है कि मीडिया, मीडिया कैसे बनाते हैं, कौन सा मीडिया चूज़ करना है, कैसे 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 चूज़ करना है, किस बेसिस पे चूज़ करना है, यही है माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार कल्चर मीडिया हम लोग ग्रो करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है? अभी जैसे यहाँ टू टेस्ट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, अगर हमें कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है हमारे पास, हमें चेक करना है कि वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। मतलब क्या है कि कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करने से वो बैक्टीरिया मर सकता है। तो इसके लिए हम लोग, इसके लिए भी हमें मीडिया चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग? एक अ, मैं आपको एक सॉलिड सॉलिड मीडिया के हिसाब से बताती हूँ। तो हम लोग एक पेट्री प्लेट लेते हैं, उसमें हमारा जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो मीडिया में ग्रो हो सकता है, ठीक है, वो मीडिया हम लोग पोर करते हैं इसमें, उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मोस्टली एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस्क होते हैं, ठीक है, सॉरी एंटीबायोटिक डिस्क होते हैं, उसको हम लोग ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स समझ लो, ये एम्पिसिलिन का है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है, ठीक है, ये क्लोराम्फेनिकॉल है, ठीक है। ऐसे अलग अलग एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक डिस्क हम लोग इस प्लेट पर प्लेस कर देते हैं और फिर इनको इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। और इनको इंक्यूबेट करने के बाद अगर हमें ये एंटीबायोटिक डिस्क के आसपास जोन्स दिखे, जोन ऑफ क्लियरेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ये डिस्क के आसपास हमारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्क के आसपास एंटी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंसिटिव है वो एंटीबायोटिक के लिए। पर अगर कोई जोन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंट है, ठीक है। ये आपको डिटेल में मैं आगे क्लासेस में समझाऊंगी, पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। तो कोई ऑर्गेनिज्म कोई एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट है, ये सब टेस्ट करने के लिए भी हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या, और किस लिए यूज़ हो सकता है? फूड एंड वाटर एनालिसिस, क्वालिटी चेक करने के लिए। जैसे अभी हमारे पास कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है जो हम लोग ग्रेजुएशन के वक्त या फिर और बेसिक लेवल पे भी और कर सकते हैं कि क्योंकि हमें कहा जाता है कि वाटर सैंपल्स लेकर आओ अलग अलग जगह से, उन वाटर सैंपल्स को हम थोड़ा डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करके हम उन्हें प्लेट कर देते हैं, ठीक है। वो प्लेटिंग मतलब क्या, वही पोर स्प्रेड करते हैं हम हमारे कल्चर मीडिया के ऊपर, प्लेट ऑन मीडिया, ठीक है, स्प्रेड करते हैं हम लोग मीडिया के ऊपर। तो इसको, इससे हमें क्या पता चलता है, और फिर हम लोग इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। इसको इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और जो एक कट ऑफ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि कौन से सैंपल में कितना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ये वाटर सैंपल पोर्टेबल नहीं है, कि ये पीने लायक पानी नहीं था, हम फिर भी पी रहे थे। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो हम लोग क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और ये क्वालिटी चेक करने के लिए भी हमें फिर से क्या चाहिए? मीडिया। तो ठीक है, तो आप मीडिया का इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, तो इसलिए हमें एक बेसिक नॉलेज ज़रूरी है कि मीडिया क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। और ये है, और अब सिलेक्शन ऑफ मीडिया मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म को कौन सा मीडिया ले, और सॉलिड मीडिया ले या लिक्विड मीडिया ले, या फिर
न्यूट्रिएंट अगार ले, जबल मराइन अगार ले, मैकॉन्की अगार ले, कौन सा ले, ये हमें ये भी हमें जानना ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी मीडिया पर ऐसे ग्रो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो वो सिलेक्शन हम किस तरह पे, किस बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो है रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो, मैं जैसे वो मैंने बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को शायद ब्लड चाहिए हो, कुछ ऑर्गेनिज्म को कोई पर्टिकुलर पीएच चाहिए हो। ठीक है, तो हम मीडिया को उस पर्टिकुलर पीएच के हिसाब से बनाते हैं, वो मीडिया चूज करते हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच पे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म की हमारा ऑर्गेनिज्म जो है, उस ऑर्गेनिज्म को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस तरह का क्या बोलते हैं कंडीशन चाहिए, उसके बेसिस पे हम मीडिया बनाएंगे। ठीक है, एक क्या है कि अभी हम लोग देखो, अगर हम लोग कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो मेराइन, जो सी वाटर से, हमें सी वाटर है हमारे पास सैंपल है, अगर हमें यहाँ से हमें कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो अब अगर हम इसे नॉर्मल इसमें ग्रो करें, न्यूट्रिएंट अगार में ऐसे ग्रो करें, तो ये ग्रो नहीं होगा। तो इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड मीडिया होता है। एक नहीं, काफ़ी मीडिया होता है स्पेशलाइज्ड, एक है जॉबल मराइन मीडिया। ठीक है, तो अगर जॉबल मराइन मीडिया, तो ऐसे सी वाटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जबल मराइन, मतलब मेराइन ऑर्गेनिजम्स है वो। तो उन ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट करने के लिए हम ये वाला मीडिया यूज़ करेंगे। तो हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिज्म कहाँ से, हम हमारा सैंपल कहाँ से है। तो ऑर्गेनिज्म को हमें मीडिया में भी उसी तरह का कंडीशन देना होगा, तो तभी वो वहाँ पे ग्रो कर पाएगा। तो एक मीडिया सेलेक्ट करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, और उसको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, वो किस तरह के न्यूट्रिएंट्स पे पहले रहता था, किस एनवायरनमेंट में रहता था, उसके हिसाब से ही हमें मीडिया बनाना चाहिए और उसी तरह का मीडिया को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। और लास्ट में ये एक छोटा सा वो है कि अगर जो हमारा, अभी कोई भी मीडिया ले लो, अभी ब्रॉथ, हमारा ब्रॉथ मीडिया भी अगर है, तो ब्रॉथ में अगर हमें ये देखना है कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉथ से थोड़ा सा मीडिया लेके हम स्प्रेड करते हैं या स्ट्रीक करते हैं, प्योर कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कोई कंटामिनेशन तो नहीं है हमारे हमारे मीडिया में। तो जो सॉलिड मीडिया होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सॉलिड मीडिया कैसे बनता है, अगार अगार की मदद से। ठीक है, मीडिया सॉलिडिफाई, तो अगार अगार जो है हमारा, ये है सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे प्योर कल्चर्स के लिए, प्योर कल्चर लेने के लिए, कल्चर प्योर है या नहीं चेक करने के लिए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें प्योर कल्चर से चाहिए होता है। तो तो ये सॉलिडिफाइंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो जनरली ये मैंने बताया ना आपको, ब्रॉथ कल्चर्स यूज़ होते थे, पर वही डिफ़िकल्ट होता था, कंटामिनेशन होते रहता था, तो इसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने कोशिश की कि कुछ सॉलिड मीडिया ट्राई कैसे करना चाहिए। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया, जो हमारे पोटैटोज होते हैं, आलू होते हैं, उनको बॉईल किया और उनके स्लाइसेस कट किए। ठीक है, और वो स्लाइसेस के ऊपर उन्होंने सैंपल लेकर उस पर स्ट्रीक किया। स्ट्रीकिंग का मतलब क्या है, ये अगर तुम्हारा प्लेट है, तो तुम एक नॉर्मल लूप से ऐसे करते हो, ये ये वाला इसको कहते हैं स्ट्रीकिंग। ठीक है, प्लेट पर स्ट्रीक करते हैं, ये प्योर कल्चर्स का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, प्योर कल्चर ऑब्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, तो इन्होंने पोटैटो के स्लाइसेस पे ऐसे एक पिन से एक पिन से वो ऐसे स्ट्रीक करके वो कोशिश कर रहे थे कि क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो हो पाएगा। इस पे ग्रो हो रहा था, पर डिफ़िकल्टी क्या था कि सारे ऑर्गेनिजम्स तो वो पोटैटो के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो नहीं हो रहे थे। डिफ़िकल्टी वॉज दैट ऑल बैक्टीरिया कुड नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन देम। ठीक है, ये था डिफ़िकल्टी। देन ही ट्राइड टू यूज़
जेलाटिन, उसके बाद जेलाटिन एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, but it could not be used to incubate at 37 degrees Celsius because gelatin liquefies at temperature about 28 degrees Celsius. ओके हाँ, इसका क्या है? जेलाटिन नॉर्मली हम लोग अगार को यूज़ करते हैं और इंक्यूबेशन हम लोग रखते हैं 37 डिग्रीज पर, ठीक है। इंक्यूबेशन के लिए हम लोग रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों 37 डिग्रीज? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली हम लोग बैक्टीरिया को, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए मैंने बोला ना कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट, उनको उनका उनको जो पसंद है वैसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है हमें। तो क्योंकि हमें उनको ऐसे अ, वो बॉडी में कैसे ग्रो हो रहे हैं उन पर स्टडी करना है, तो हमें उनको इंक्यूबेट भी उसी टेम्परेचर पर करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उनको जनरली 37 डिग्रीज पे इंक्यूबेट करना होता है हमें, ठीक है, 37 पर ये जो जेलाटिन है वो 28 डिग्रीज के अबव आते ही वो लिक्विफाई हो जाता था। तो इसलिए हम जेलाटिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद हमने यूज़ करना स्टार्ट किया अगार अगार, ठीक है। तो ये अगार क्या है? अगार रेड algae से ऑब्टेन होता है, ठीक है, ठीक है। रेड algae अगार, ये आता है, ये याद रखना। अगार वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड algae, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन जेलीज एंड जैम्स। तो हम लोग जैम्स और जेलीज खाते हैं, उसमें ये अगार अगार यूज़ होता है उनको सॉलिडिफाई करने के लिए। क्या हुआ? अ, ये फैनी हेसी, द वाइफ ऑफ वाल्टर हेसी, वन ऑफ कॉच असिस्टेंट, ठीक है, कॉच के असिस्टेंट थे वाल्टर हेसी, इनकी वाइफ। इन्होंने इन्होंने देखा कि इनको मुश्किल हो रहा है ये सॉलिडिफाइंग, वो मीडिया को सॉलिडिफाई करने में ऐसे। तो इन्होंने रिसेंटली सुना था अगार अगार के बारे में कि वो जेली और जैम में यूज़ होता है। तो इन्होंने कॉश को और उनके हस्बैंड को सजेस्ट किया कि अगार को यूज़ करें सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए। और उसके बाद से उन्होंने कोशिश किया, और उसके बाद से फिर अगार अगार यूज़ होने लगा, और आज तक भी अगार अगार इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा हम कल्चर मीडिया बनाने में, ठीक है। वो तब से आज तक इसको, और कोई इसका कोई बेटर रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है, हम इसलिए हम आज तक भी अगार अगार ही यूज़ करते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे याद रखनी है कि अगार जो है हमारा रेड algae से ऑब्टेन हुआ है। तो वह जो फैनी हैसी है, उन्होंने अगार यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया, और तब से अगार अगार यूज़ हो रहा है। ये हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो या किसी चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2019 में, ठीक है। तो ये 2019, ठीक है। अब ये मैच करना होगा। मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आप लोग कोशिश कीजिए ये मैच करने की। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मीडिया का हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स मीडिया को और क्या बोलते हैं हम लोग? अनडिफाइंड मीडिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है अनडिफाइंड या फिर नॉन सिंथेटिक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं। हाँ, यहाँ ये रहा, हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ए, केमिकली अनडिफाइंड मीडिया, केमिकली अनडिफाइंड मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स मीडिया, ठीक है। केमिकली अनडिफाइंड मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है? ये सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया हमने क्या पढ़ा था? तो एक बैक्टीरिया को, हाँ, सेलेक्टिव मीडिया हमने क्या पढ़ा था कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हमें वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जैसे एक पर्टिकुलर एजेंट होता है उसमें जो सिर्फ एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये है सेलेक्टिव मीडिया इज यूज टू आइडेंटिफाई सर्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर।
ओके। डिफरेंशियल मीडिया मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, तो ये गया ऑप्शन 4, डिस्टिंग्विशिंग वन बैक्टीरिया फ्रॉम द अदर। और एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया मैंने क्या कहा था, कल्टिवेटिंग कल्टिवेशन ऑफ फास्टिडियस बैक्टीरिया, मतलब जिन बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो उन बैक्टीरिया को कल्टिवेट करने में यूज़ होता है, तो वो है एनरिच्ड मीडिया। ठीक है। अगर आपको ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप बाकी दो सॉल्व कर लेना, तो ये तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। ओके ठीक है। थैंक ये हम अच्छा ठीक है, ये देखो हमारा हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है गेट के लिए। आपको इसके बारे में और डिटेल्स, हर हर सब्जेक्ट का 2 पार्ट में टेस्ट होगा, और हर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे, और हर सब्जेक्ट का आपको प्राइस बहुत कम है, बहुत रीज़नेबल है, और वो है 25 रुपीज़। तो ये आप लोग ये डेट्स देख लेना, और इसके लास्ट डेट्स है, तो इसके हिसाब से आप लोग लिंक देखो और पेमेंट पेमेंट कर देना। आप लोगों को बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चंस, तो ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चंस सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका लिंक है, आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हो, और पेमेंट के लिए भी आप यही यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर टेस्ट दीजिए, आपको आप खुद सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए कि आपने कितना पढ़ा है, आपको किस एरिया में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा और मेहनत करनी है। ये सब आपको ये टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको और कुछ भी डाउट